नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है अत्याचार। बेटा श्वेता, मुझे बचा लो बेटा श्वेता, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर श्वेता एकदम भड़बड़ा जाती है और दौड़कर अपनी माँ को देखने जाती है। जैसे ही वह माँ माँ बोलती है तो उसके पीछे से कंधे पर कोई हाथ रख देता है, तो वह एकदम चीख पड़ती है और चीख कर बैठ जाती है। वह एकदम पसीने पसीने हो गई थी। श्वेता ने पास में ही रखे ग्लास से पानी पिया और अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल किया। श्वेता ने अपने आप को यह सोचकर नॉर्मल किया कि यह एक बुरा सपना था। श्वेता की चीख की आवाज़ सुनकर उसके पति की भी नींद खुल जाती है। वह भी उठकर बैठ जाता है और बोलता है, श्वेता क्या हुआ? तब श्वेता घबराई हुई आवाज़ से बोलती है, मैंने आज अपनी माँ को घबराए हुए देखा। वह मुझे पुकार रही थी और मुझसे मदद मांग रही थी। श्वेता की बात सुनकर उसका पति उससे बोलता है, कुछ नहीं, सपना है, तुम आराम से सो जाओ। और ऐसा बोलकर वह लेट जाता है। श्वेता भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन नींद उससे कोसों दूर हो जाती है। वह रात भर अपनी माँ के बारे में ही सोचती रहती है। सुबह जब वो उठती है तो उसके मन में बेचैनी होती है। वह सारे काम तो कर लेती है, लेकिन उसका मन अभी भी अपनी माँ की ओर ही होता है। वह उनके लिए चिंता में डूबी रहती है। वह काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन उन कामों में नहीं लग रहा था। वह बहुत दिनों से अपनी माँ से मिलने भी नहीं गई थी, क्योंकि उसकी भाभी आरती का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था और श्वेता के पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, तो उसकी माँ ने ही उसे पाला था। जब से उसने वह सपना देखा था, उसके मन में रह रह के गलत ख्याल आ रहे थे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी उसका मन नहीं माना, तो उसने सोचा जाकर अपनी माँ को देख ही आती हूँ। उसने अपने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया और अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ी। आज बहुत दिनों के बाद श्वेता अपनी माँ महिमा देवी जी से मिलने जा रही थी। मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे और वह थोड़ा सा घबरा भी रही थी कि घर जाकर कहीं उसकी भाभी उससे बदसलूकी ना करें। लेकिन दूसरी तरफ वह अपनी माँ की चिंता में भी भूली जा रही थी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि श्वेता अपनी माँ के लिए इतना परेशान क्यों थी और महिमा देवी जी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी बेटी इतना परेशान थी। पूरे रास्ते श्वेता अपनी माँ के ख्यालों में ही डूबी रही। मन ही मन अस्थमा की बीमारी से पीड़ित अपनी बूढ़ी माँ की चिंता उसे सताए जा रही थी, परंतु वह अपने मैके ज़्यादा नहीं आती थी। वजह थी उसकी भाभी का रूखा व्यवहार। लेकिन जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता, तो सब कुछ भुलाकर आ जाया करती। श्वेता का मैका मथुरा में था और ससुराल आगरा में। मैके में उसकी माँ के अलावा उसका इकलौता भाई और भाभी थे। श्वेता अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी थी। विवाह के 8 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी के कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही श्वेता ने घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी आरती बाहर निकलकर आई तो उसे देखते ही मुंह बना लिया। फिर आरती ने औपचारिकता पूरी करने के लिए अपनी ननद से फीकी हंसी के साथ नमस्ते किया। तो श्वेता बोली, भाभी माँ कहाँ है? दीदी, माँ जी तो अपने कमरे में सोई हुई हैं, कहते हुए आरती रसोई घर में चली गई। अरे, सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही श्वेता बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए श्वेता एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा था और
हड्डियां चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थे। माँ का शरीर बिल्कुल ही कमजोर हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थे। ना जाने इन 6-7 सालों में ऐसा क्या हो गया कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। महिमा देवी अपनी बेटी को देखते हुए अपने सुखड़े चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोलती हैं, हाँ ठीक हूँ बेटी, तू सफ़र से थक गई होगी। तूने कुछ चाय नाश्ता किया है कि नहीं? लेटे लेटे ही महिमा देवी कांपते स्वर में बोली तो श्वेता अपनी लेटी हुई माँ के माथे पर हाथ रखती है। फिर उनकी नाड़ी की गति देखी, सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों रही हो? कहते हुए महिमा देवी जी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी श्वेता अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? बुढ़ापा है बेटी, अब इस उम्र में तो यह सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देखकर महिमा देवी जी जैसे ही उठने लगी तो श्वेता उन्हें बाजू से पकड़कर उठने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ लगाया, उसी समय महिमा देवी के मुंह से एक चीख निकली और वह दर्द से कराहने लगी। श्वेता ये देखकर हैरान थी कि केवल हाथ लगाने मात्र से दर्द कैसे हो सकता है। माँ के मना करने के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। यह कैसे हुआ? श्वेता ने चौंकते हुए कहा। तभी महिमा देवी जी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाह से देखा। इससे पहले कि महिमा जी कुछ बोलती, दरवाजे से आरती चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने महिमा देवी जी की बाजू को शॉल से दोबारा ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा, महिमा देवी जी की अंदर तक रूह कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर श्वेता उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए भी मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। यह बातें अभी चल ही रही थी कि श्वेता का भाई रजनीश कमरे के अंदर आया। तभी जल्दी से श्वेता ने उससे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई रजनीश कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी आरती ने ही दे दिया और बोली, दीदी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी छोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहें। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में पड़ी हुई हैं, मैके में नहीं। हमें अपना घर का खर्च भी देखना होता है और ऊपर से कोई ना कोई मेहमान भी आता रहता है। आप लोगों का क्या है, सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 साल में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग ही जाएगी। भाभी की यह बातें सुनते ही श्वेता का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन उसे पीना भी जहर पीने बराबर लग रहा था। श्वेता का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ ले जाए, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा श्वेता और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटे को पढ़ाई कराने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था। अब तो वह आगरा से दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी, इसलिए उसको नया घर लेना भी मुमकिन नहीं था। अब ऐसे में वह अपनी माँ को कहाँ रखती? कहीं अपने ससुराल में ही कलह कलेश ना शुरू हो जाए, यह सोचकर वो चुप रह जाती। श्वेता ने बड़ी मुश्किल से 3 घंटे ही बिताए थे और अपनी माँ के पास बैठी
उसकी भाभी की नज़र हमेशा उन दोनों पर ही बनी हुई थी। श्वेता ने भी महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। दुखी मन से जब श्वेता अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई तो उसका भाई बोला, चलिए दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट की। उस समय उसकी भाभी आरती रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही श्वेता दरवाजे तक पहुंची तभी पीछे से उसकी भाभी आरती के भुनभुनाने की आवाज़ आई, मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहिए, ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर श्वेता आंसुओं से भरी आंखें लिए घर से बाहर निकल आई। मथुरा से दिल्ली के सफ़र में दोनों भाई बहन कुछ समय तक बिल्कुल चुपचाप रहे। फिर कुछ झिझक कर श्वेता बोली, भाई एक बात पूछूं, जब माँ को चोट आई थी तो क्या तुम उस वक्त घर पर थे? नहीं नहीं तो, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई मुझे नहीं लगता कि माँ को वो चोट गिरने से लगी है। लेकिन दीदी, मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वो गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही हैं। आरती भाभी के व्यवहार से तो हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। श्वेता की बात सुनकर रजनीश चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको सब कुछ मालूम तो है कि आरती ने छोटी सी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनाया था कि हम लोगों को हवालात की सैर भी करवा दी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने पिछले कुछ वर्षों में। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी, अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर श्वेता ने उसे कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और ननद के घर से बाहर निकलते ही आरती अपनी सास के कमरे में आई और महिमा देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झकझोर दिया। चोट के कारण महिमा देवी जी के मुंह से जोर की चीख निकल पड़ती है। तभी आरती रौबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? आरती की कड़कड़ाती आवाज सुनते ही महिमा देवी जी की रूह अंदर तक कांप उठती। तभी आंखें बड़ी करते हुए आरती बोली, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। महिमा देवी जी डरी आवाज में बोलती हैं। हाँ, और बताना भी मत, नहीं तो। आरती ने चेतावनी दी और फिर बोली, यह क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। महिमा देवी भयभीत नजरों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी आरती बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आती हूँ बहू। महिमा देवी जी कांपते हुए बोली और हिम्मत ना होते हुए भी जल्दी जल्दी उठकर खड़ी हुई और सारा काम करने लगे। दरअसल रजनीश और आरती का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे, तो केवल एक दूसरे से ही। महिमा देवी जी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि आरती और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता ना करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी रजनीश नहीं माना। इधर आरती ने भी जिद ठान ली कि वह शादी करेगी तो केवल रजनीश से।
आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और आरती इस घर में बहू बनकर आ गई। रजनीश चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले, लेकिन आरती को ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। कुछ समय तक तो वह संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना और फिजूल खर्ची करना ही उसकी आदत बन गई थी। अक्सर रजनीश के काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौटकर आती थी, और जब घर पर भी रहती थी तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। महिमा देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो आरती उल्टा उन पर ही बरस पड़ती, और जब उन्होंने अपने बेटे से बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ। क्रोध के कारण रजनीश ने अपनी पत्नी के मुंह पर 4-5 तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में तो जैसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि रजनीश और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए आरती ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। आरती के पिता पुलिस में थे, बस फिर क्या था। दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिससे पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसे खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा, और उसके बाद तो आरती का उस घर में एक छत्र राज हो गया और महिमा देवी जी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब ना दे पाती थी और ना ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन श्वेता को उसके घर छोड़ने के बाद जब शाम तक रजनीश घर पहुंचा तो उस समय आरती घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई थी। यह सोचकर रजनीश माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। रजनीश ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल महिमा देवी जी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो रजनीश को भी पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती हैं। रजनीश ने वह डायरी निकाली और खोलकर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफ़र। अपनी माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर रजनीश मुस्कुराने लगा। फिर अपना जिक्र देखकर वह और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे रजनीश की शादी का दिन है, लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर महिमा जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर रजनीश के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गर्म चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। हे ईश्वर, हमें बचा लो हमारी इस अत्याचारी बहू के चुंगल से। रजनीश यह सब पढ़कर स्तब्ध रह गया और अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं। यह सोच सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। आरती के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाकर और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को संभाला।
उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर उस औरत का गला दबा दो, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब रजनीश बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फ़ोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का जिक्र किया। यह सब सुनकर श्वेता की आंखों में खून उतर आया और वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया और वह धम से जमीन पर बैठ गई। श्वेता के बेटे मोनू ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो वह हैरान रह गया। माँ, आखिर हुआ क्या है? 15 वर्ष का मोनू ने कारण जानने के उद्देश्य से पूछा, लेकिन श्वेता तो खुद ही कुछ कहने की हालत में नहीं आ पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभलकर उसने अपनी माँ यानी कि मोनू की नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। यह बात सुनकर मोनू भी हैरान था। फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन बेटा, किसी पुख्ता सबूत के बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर श्वेता भी आश्वस्त हुई और उसने अपने भाई को फ़ोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। रजनीश को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद श्वेता अपने बेटे मोनू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मैके आ पहुंची। श्वेता को फिर से वहां देखकर आरती चौंक गई। क्यों दीदी, 4 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आ धमकी। व्यंग कसते हुए आरती ने श्वेता को तिरछी निगाहों से देखा तो श्वेता बोली, वह क्या है ना कि मोनू के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और मोनू का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फीकी मुस्कान के साथ आरती बोली और नजरें तरेरते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को रजनीश घर लौटा तो अपनी पत्नी आरती से बोला, आरती, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना कल हम कहीं बाहर घूमने चलें, और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है। आरती को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही वह घर से निकल गए। श्वेता और मोनू के पास केवल शाम तक का समय था। मोनू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी श्वेता बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी जिंदगी में ऐसा तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर मोनू बोला, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज़ भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर बोला, यह देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नज़र आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और उसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा जी के मोबाइल में आती रहेगी। इधर मोनू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए तो वहीं रजनीश ने अपनी ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज वालों ने भी एक कैमरा महिमा देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया और श्वेता ने वही घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। महिमा देवी यह सारा नज़ारा प्रश्नवाचक निगाह से देखती जा रही थी। तभी मोनू बोला, नानी, हमने यहाँ कैमरा लगाए हैं। अब मामी जो कुछ भी करेंगी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर जहाँ महिमा देवी जी आश्वस्त हो गईं, वहीं
श्वेता की चिंता और बढ़ गई कि अगर यह बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज़्यादा दिन इस बात को छुपाकर नहीं रख पाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो कयामत ही आ जाएगी। रात के समय रजनीश अपनी पत्नी आरती के साथ वापस लौटा। वे दोनों खाना बाहर से ही खाकर आए थे, इसलिए आरती अपने कमरे में सोने चली गई। श्वेता भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद महिमा देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर रजनीश मोनू के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है, बस आप मोबाइल में फुटेज पर नज़र बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फोन कर देना। अगले दिन रजनीश अपनी बहन श्वेता को दिल्ली छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 11 बज गए। रजनीश घर लौटा तो आरती बोली, आखिर आप लोगों का यह क्या चल रहा है? हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? तो रजनीश ने कहा, यह उसका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मैके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए रजनीश अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी आरती भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी करते रहो। फिर रजनीश परेशान होते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा वो सब छोड़ो, 4-5 दिन पहले मैंने अलमारी में 50,000 रुपये रखे थे, वह मुझे मिल ही नहीं रहे, क्या तुमने उठाए थे? रजनीश ने पूछा तो आरती बोली, हाँ मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए ले लिए। वो सारे पैसे खर्च हो गए हैं। यह सुनते ही रजनीश चौंक गया। क्या 50,000 रुपये तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वह पैसे डीलर को देने का वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? रजनीश भड़क उठा तो आरती गुस्से से बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वह थोड़े पैसे नहीं थे आरती, पूरे 50,000 रुपये थे। कहते हुए रजनीश का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर महिमा देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में आरती अपनी सासू माँ महिमा देवी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकते हुए बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ तो आराम फरमाती रहोगी। तभी महिमा देवी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है, आज मुझसे घर का ये सारा काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि आरती जो पहले से ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, महिमा देवी जी के ऊपर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी और फिर उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटका और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही महिमा देवी जी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर आरती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक ही बार में काम किए देती हूँ तुम्हारा, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर महिमा देवी जी की गर्दन के चारों तरफ लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई महिमा देवी जी आखिर बार गलती कर बैठी, जिसका अंदेशा श्वेता को पहले से ही हो गया था और चीखते हुए कहने लगी, हाँ रोज रोज का झंझट तो अब खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, जितना जुल्म कर सकती हो कर लो, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। महिमा देवी जी का इतना कहने पर आरती की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा? कैमरा? कहाँ कैमरा? अब तू बच नहीं सकती, सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई आरती बोली तो महिमा देवी जी ने सामने रखी अलमारी पर
पड़े डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर आरती घबरा गई। फिर बोली, अच्छा तो यह सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फ़ोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींचकर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने सब इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर आरती ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही रजनीश के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहाँ एक कैमरा अब भी है जो कि पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी महिमा देवी जी को बिल्कुल भी नहीं थी। लोकल न्यूज के फेसबुक पेज पर यह सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें आरती और उसके सब इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख चुके थे। क्योंकि मामला सब इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले पर संज्ञान देना पड़ा। इससे पहले कि वे दोनों बाप बेटी महिमा देवी जी को कुछ और हानि पहुंचाते, लोकल न्यूज रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ रजनीश वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि महिमा देवी जी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थे। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कमरे की हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। आरती और उसके सब इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने बड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था अपनी बेटी को बचाने के लिए। थोड़ी ही देर में श्वेता भी वहां पहुंच गई। अगले 2 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू आरती का यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि देश के सभी न्यूज चैनल्स ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद आरती के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और आरती और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चलाया गया और इस दौरान महिमा देवी जी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन न्यूज चैनल ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नज़र इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो आरती को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने और साथ ही सबूत को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज मोनू की सूझबूझ और समझदारी से न केवल महिमा देवी जी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि रजनीश को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।